Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we having the doubt of this holiday homework, winter vacation का homework है. ओके आरसी स्कूल का ये होमवर्क दिया गया है. आइए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं. सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x प्लस के इज द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल. ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कई बार किया है. आपको दिया गया है x प्लस के फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है. ओके एंड यहां पर दो पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं और दो पॉलिनोमियल पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास जो फैक्टर गिवन है, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इक्वल टू x प्लस के. एंड जो पॉलिनोमियल पहला आपके पास है दैट इज पी एक्स. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल बेटा x टू द पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के प्लस 5. बच्चों ये दिया गया आपके पास में फैक्टर x प्लस के दिया गया है. बच्चों आप लोग जानते हो कि रिमाइंडर थ्योरम से अगर आप यहाँ पे फैक्टर मतलब ये फैक्टर है, अगर किसी फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा. रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा. राइट. तो फैक्टर थ्योरम से जो आपका बेटा फैक्टर होता है उसको आप क्या मानते हो? जी एक्स. और जी एक्स इक्वल टू क्या लेते हो? एक्स प्लस के. और जी एक्स को बोलो किससे कंपेयर करते हो? जीरो से. जी एक्स को किससे कंपेयर करते हो? जीरो से. सो एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो. मतलब आपके पास में जो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई? माइनस के. मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस के पर इसका रिमाइंडर निकलेगा. और क्योंकि ये गिवन एक्सप्रेशन गिवन जी एक्स फैक्टर है तो बच्चों जो रिमाइंडर होगा एक्स इक्वल टू माइनस के पर वो कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा. बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा? जीरो. बच्चों ये दिया गया है कि x प्लस के फैक्टर है. अगर x प्लस के फैक्टर है, जैसे मान लो एग्जांपल में यहाँ x प्लस के ना होता, x प्लस टू होता फैक्टर, तो आप क्या करते? x प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो x इक्वल टू क्या आता? माइनस टू. तो माइनस टू क्या कहलाता है बेटा? जीरोस कहलाता है, क्योंकि फैक्टर को जीरो से कंपेयर करने पर क्या निकलता है? जीरोस. और किसी भी जीरोस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलती है? जीरो. तो फिलहाल यहाँ पर आपके पास में जीरोस क्या मिला है? x इक्वल टू माइनस के. और माइनस के पर जो वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी? जीरो. चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं. तो p माइनस के, तो जहां जहां बच्चों x है वहां वहां माइनस के पुट कर दीजिए. तो माइनस के का क्यूब प्लस के इंटू माइनस के का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस के एंड प्लस के एंड प्लस 5 एंड दिस होल इक्वल्स टू जीरो. राइट. सो ये बेटा क्या हो जाएगा? माइनस के का क्यूब माइनस के क्यूब. नाउ प्लस के और माइनस के का स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर ही आएगा. तो क्या हो जाएगा बेटा? के क्यूब. देन प्लस कितना? टू के प्लस 5 इक्वल टू जीरो. बेटा के क्यूब से के क्यूब क्या हो गया? माइनस के कैंसिल. टू के प्लस के कितना हो गया? थ्री के प्लस 5 इक्वल टू जीरो. तो थ्री के इक्वल टू कितना? माइनस 5. के इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3. तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? -5/3. नोट कर लीजिए. तो यहां पर आपको पहले क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछी गई थी, तो के की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में -5/3 इज योर आंसर. डन. देखिए बच्चों अगली हमको सेम सिचुएशन में अगेन यही क्वेश्चन दिया गया है. इसी सिचुएशन में दिस इज पार्ट नंबर बी. और यहां पर कह रहा है कि x प्लस के जो है फैक्टर है बेटा. x प्लस के क्या है? फैक्टर. तो फैक्टर को जीरो से कंपेयर करने पर क्या मिलता है बेटा? आपको जीरोज मिलता है. तो x इक्वल टू माइनस के है. और ये सिचुएशन दी गई है इस क्वेश्चन के लिए. यहां पर आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है बेटा पी एक्स इक्वल टू बेटा x की पावर 4, ये है ना. देन k के ऊपर 2 लगी हुई है, बहुत ध्यान से लिखो. k की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2. ये जो एरो लगा रहता है ना इसका मतलब होता है पावर. प्लस 3x और माइनस का 6k. यस. अब क्या कहा जा रहा है बेटा? यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस के है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी. अगेन बेटा फिर से वही चीज हो जाएगी. अगर आप यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस के रखेंगे तो बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. बिकॉज माइनस के क्या है? इसका रूट है. तो माइनस के रूट पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो पुट कर दीजिए बेटा माइनस के एक्स के प्लेस पर. तो x की पावर 4 मीन्स माइनस के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर. ओके.
इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस के का स्क्वायर प्लस 3x मीन्स 3k, ये भी माइनस का होगा 3k बिकॉज 3 इंटू माइनस के पुट कर देता हूं प्लस 3, एक्स के प्लेस पर कितना माइनस के एंड -6k, तो ये तो चलो ठीक है, इक्वल टू कितना 0। तो बच्चों माइनस के की पावर 4 मीन्स ये के की पावर 4 आएगा एंड देन अगेन इट इज के की पावर 4 -3k -6k इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2k की पावर 4 -9k इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन चेक करना चाहता हूं मैं, एक्स की पावर 4 प्लस के इंटू के की पावर 2 एक्स की पावर 2 प्लस 3x -6k। तो बच्चों यहाँ पे 2k की पावर 4 -9k इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, एक k कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2k³ -9 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पे। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइदर k इक्वल टू 0 और 2k³ इक्वल टू 9। सो k इक्वल टू 0 और k³ इक्वल्स टू बेटा 9/2, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9/2 का होल पावर 1/3। तो बेटा ये दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे k की आ रही है ना, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों इसको किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसका LHS है और इसमें हमको कंपैरिजन करता है a+b√3 से। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कितना 1, टोटल एलसीएम बेटा इसका 2 आ जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 -2√3 ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस √3 में से 2√3 गया तो कितना बच गया बेटा, ओनली यहाँ पे √3 और अपॉन में कितना आ गया 2। ओके, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा देखिए 4/2 -√3/2। तो 4/2 का मतलब 2 माइनस √3/2, ये हमारे पास LHS आ चुका है। देखो बच्चों ये जो LHS है ये a+b√3 के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू a+b√3। चलिए कंपैरिजन करने के लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं। सो दिस इंप्लाइज 2 प्लस लगाइए यहाँ पे, ओके, √3 को अलग करना है, -1/2 को अलग कर लीजिए। और क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आपने माइनस अलग कर लिया है। क्यों कर लिया है, क्योंकि कंपैरिजन में यहाँ पे प्लस है, तो a है ना प्लस b√3/2। यदि इतना सब कुछ आपको नहीं बन रहा तो भी मेरे पास एक तरीका है, बट दिस इज इक्वल टू a+b√3। अब आप कंपेयर करिए लेफ्ट साइड और राइट साइड को। a इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है, और b इक्वल्स टू कितना दिखाई दे रहा है -1/2। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल टू -1/2। नोट कर लें। देखिए बच्चों इसका एक और क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन में है लेफ्ट साइड में 2 + √3 एंड डिवाइडेड बाई 2 - √3 एंड दिस होल इज इक्वल टू a+b√3, ये भी है सिचुएशन। तो बेटा रेशनलाइजेशन ही हमारे पास में एक तरीका है। तो 2 + √3 अपॉन 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3, ये हो गया इक्वल टू a+b√3। बेटा क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज कर दिया अपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर एंड नीचे a - b a+b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर एंड दिस होल इक्वल्स टू a+b√3। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाएंगे हम और इसको ओपन करेंगे। देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे, a+b का होल स्क्वायर, तो a² मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² मीन्स √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab यानी कि 2 × 2 × √3, मतलब आगे चल के 4√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू a+b√3। नाउ 4 + 3 कितना हो गया बच्चों, 7 + 4√3 अपॉन 1 हो गया इक्वल टू a+b√3। तो बच्चों सीधा सीधा 1 का डिवीजन से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 7 + 4√3 इक्वल टू a+b√3।
नाउ ए की वैल्यू है 7 एंड बी की वैल्यू यहां से कंपेरिजन करिए, देखिए तो कंप्लीट एज अ बी √3 किसके इक्वल दिख रहा है, 4 √3 के इक्वल। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर बी इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का ए इक्वल टू 7 एंड बी इक्वल टू 4। नोट कर लें। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक सर्किल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें एक सर्कल यहाँ पे ले लेना चाहिए और उस सर्कल से ये क्वेश्चन को हम प्रूव कर पाएंगे। तो ये हमने एक सर्कल ले लिया है, राइट। ये हमने एक सर्कल ले लिया है। अब यहाँ पर हम कोई दो कह रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं हम इसके ऊपर। हम इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया हमने, एक पॉइंट ये ले लिया है और ये इसका सेंटर बना लिया हमने, ठीक है। अब हमें दो जगह पर एंगल यहाँ पे सबटेंड करने हैं, दो जगहों पर। एक एंगल तो सबटेंड करना है बेटा हमें इसके सेंटर पे, एक एंगल हमें सबटेंड करना है इसके सेंटर पे, राइट। और एक एंगल हमें सबटेंड करना है इसके रिमेनिंग आर्क पे। तो पहला एंगल मैं सेंटर पे सबटेंड करने जा रहा हूं, तो ये एंगल देखिए हमने सेंटर पे सबटेंड कर दिया है। और दूसरा एंगल हम इसके रिमेनिंग आर्क पर सबटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो ये एंगल हमने इसके रिमेनिंग आर्क पे सबटेंड कर दिया है, ये देखिए। अब सेंटर की पोजीशन का कुछ नाम दे देता हूं मैं। सेंटर की पोजीशन का नाम मैं सपोज बच्चों ओ दे देता हूं, ओके। ये आर्क है मेरे पास ए, ये पॉइंट है बी, और इस पॉइंट का नाम मैं सपोज ले लेता हूं बच्चों पी, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, टू प्रूव आपको बहुत बताया गया है कई बार कि बेटा जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है एंगल ए ओ बी, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल ए पी बी। याद है बच्चों, सेंटर पर बनने वाला एंगल जो होता है इस पॉइंट पर बनने वाले एंगल के, पी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। इस पे प्रैक्टिस भी कराई थी मैंने आपको कि अगर ये 30 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल सेंटर का कितना बनेगा, 60 डिग्री। चलिए अब आइए इसको हमको प्रूफ करना है बच्चों की, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है। तो पी से लेकर के ओ को मिलाती हुई एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, है ना। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में आएगा ये, ड्रॉ पी एक्स थ्रू पॉइंट ओ, ओके। मतलब पॉइंट ओ मीन सेंटर ऑफ सर्कल से आपको एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सर्कल से आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आइए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो पी से लेकर के जाती हुई ओ की तरफ ये देखिए एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, राइट। और इसका हमने ये वाला पॉइंट जो है ये हमने एक्स मान लिया है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को एरो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि एरो बनाना से वो लाइन रे बन जाएगी। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, हमने इसको एक्स मान लिया है। अब हमें अलग अलग एंगल मानने हैं बच्चों, तो मैं इस एंगल को क्या ले लेता हूं, इस एंगल को मैं एक्स ले लेता हूं और इस एंगल को क्या ले लेता हूं, वाई ले लेता हूं। तो मैं लिखूंगा, अब यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो मैं लिखूंगा लेट एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एक्स मान लिया। एंड लेट एंगल बी पी ओ इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, वाई। बेटा मैंने दोनों एंगल अलग अलग मान लिए हैं, एक मान लिया है एक्स और एक मान लिया है मैंने वाई, राइट। अब देखिए आप, तो यहां पर सो टोटल एंगल बेटा ए पी बी कितना बनेगा बोलो, एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों को ऐड कर दो। तो टोटल एंगल बेटा बन जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना। अब देखिए, अब हम आपके पास ट्रायंगल दिखा रहे हैं आपको बच्चों। ये ट्रायंगल की क्या है बेटा, ये सर्कल की क्या है, रेडियस। ये सर्कल की क्या है, रेडियस। मतलब ओ पी क्या है, रेडियस। और ओ ए भी क्या है बोलो, ओ ए क्या है बच्चों बोलो, रेडियस है। ओ ए भी क्या है,
रेडियस। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ पी बेटा जो ए ओ है वो भी रेडियस है, या ओ ए भी रेडियस है, और ओ पी भी क्या है, रेडियस है। तो एक सर्कल की सभी रेडियस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इक्वल साइड के आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस साइड के सामने का एंगल एक्स है, तो इस साइड के भी सामने का एंगल, बोलो ये वाला एंगल कितना होगा, एक्स होगा। सो देयर फोर एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ओ गया यहाँ, ए गया यहाँ, पी गया यहाँ, एंगल ओ ए पी इक्वल टू कितना बेटा, एक्स हो जाएगा। तो ये एंगल दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाइए नाउ। इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी बेटा ये वाली साइड क्या दिख रही है आपको, ओपी। ओपी क्या है, रेडियस है। और ओबी भी क्या है, ओबी क्या है, रेडियस है। तो दोनों रेडियस बताइए इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, इक्वल होंगे। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगे, तो इनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल y है तो बोलो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा, राइट। तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। नाउ अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए नंबर वन, ट्रायंगल ए ओ पी में, नाउ बाई ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है ना। ट्रायंगल ए ओ पी में अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है दो इंटरनल एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स बेटा, एंगल ए ओ एक्स किसके इक्वल होगा, दूर वाले दो एंगल के सम के। तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ, प्लस एंगल ए पी ओ, मतलब किसके किसके सम के इक्वल, इसके सम के इक्वल, ये वाले के, ठीक है ना। और ये वाले के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। सो आई कैन राइट हियर एंगल ए ओ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स, एंगल ए ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2x आ गई, राइट। अब दूसरे वाले ट्रायंगल, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। अब दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओबीपी है। तो ट्रायंगल ओबीपी में फिर से आप लगाओ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यहां भी लिखना पड़ेगा बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यहां भी लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सा एंगल, एंगल बी ओ एक्स, एंगल बी ओ एक्स। तो बाहर वाला एंगल दूर वाले दो छोटे एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे दूर वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। दोनों एंगल वाई वाई के इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ एक्स, ये वाला एंगल इक्वल टू दूर वाला एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी। तो बेटा एंगल बी ओ एक्स की वैल्यू y प्लस वाई, एंगल बी ओ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2y, राइट। ये हो गया एंगल 2y। अब हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए है एंगल AOB। अब हम फाइनल प्रूफ पे आ चुके हैं, हम लिखेंगे, ये देखो ये हमें लाना है नाउ एंगल AOB। तो बेटा ये बताओ AOB को मैं क्या AOX प्लस XOB लिख सकता हूँ, AOX प्लस एंगल BOX बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो AOX मतलब यहां तक का और BOX मतलब वहां तक का, ठीक ना। देखो ये AOX यहां तक का है और BOX यहां तक का, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल। बताइए AOX कितना आया है बेटा आपके पास, 2x। और बेटा AOY BOX कितना आया है, 2y। तो बेटा 2 कॉमन ले लूं अगर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई। और बेटा x प्लस वाई किसी जमाने में क्या होता था, APB, क्या होता था, APB। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। हेंस प्रूव्ड हो चुका है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल इनके एंगल का क्या होगा, डबल होगा, राइट। नोट कर ले, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये क्लास 9th मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन देखें आप,
लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, राइट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। चलिए तो स्टेटमेंट लिखते जाइए मेरे साथ। मैं आपको स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ sides of triangle, the line segment joining the midpoints of sides of triangle are parallel is parallel sorry is parallel to third side and equal half of it। ठीक है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि अगर ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है तो वो थर्ड साइड का हाफ होगी और पैरेलल भी होगी। तो आप इसका इलस्ट्रेशन भी जरूर बना करके दे आए जब प्रूफ आप करेंगे। तो ए बी सी आप एक ट्रायंगल ले लें, ओके, और ए बी का मिड पॉइंट आप यहाँ पे ले लें डी, और इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पे ले लें ई, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई is the midpoint of AC, then DE जो लाइन सेगमेंट होगा बेटा इन दोनों को ज्वाइन करने पर, then DE is parallel to BC and DE is half of the BC। ये बेटा आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ठीक है ना। DE is parallel to BC and DE is half of the BC। This is called मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, नोट कर लें इसे आप लोग। तो चलिए अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, उसके बाद उसमें हम प्रूफ करना जाएंगे। चलिए तो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है, ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में बी सी बेस है और ए बी का मिड पॉइंट गिवन है ये बेटा आपको, ओके। ए बी का मिड पॉइंट जो है गिवन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। तो यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट आप डी कंसिडर कर लीजिए, और ई जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और जो भी आपको गिवन है बच्चों उसको लिखते जाइए, उससे निकलने वाले जो लॉजिक्स हैं वो भी लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो ए डी का लेंथ होगा और जो डीबी का लेंथ होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पे ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो ए ई होगा बच्चों और जो ए सी होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। इसके बाद ये आपने गिवन लिख लिया है, देन यहाँ पे टू प्रूव आपको ये प्रूफ करना है कि जो डीई है वो BC के पैरेलल है। एक तो ये प्रूफ करना है, ऑल्सो आपको ये भी प्रूफ करना है कि DE जो है बच्चों वो हाफ ऑफ BC है। ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन लेकर के आना है। तो कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें एक पैरेललोग्राम चाहिए है, और पैरेललोग्राम के लिए हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है एक्सटेंड डीई,
एक्सटेंड डीई। बेटा आपको डीई को एक्सटेंड करना है अप टू एफ। आपको डीई को कब तक एक्सटेंड करना है? एफ के एफ तक एक्सटेंड करना है। और कितनी लेंथ लेनी है? कि जितनी डीई है उतना ही ईएफ। मतलब समझो बच्चों बहुत अच्छे से, मतलब जैसी मान लो बेटा ये लेंथ आपके पास जितनी है डीई, ओके, उतनी ही लेंथ आपको एक्सटेंड करनी है, आगे बढ़ानी है। तो ये लीजिए, हमने इतनी ही लेंथ आगे बढ़ा दी है। ओके, हमने इतनी ही लेंथ आगे बढ़ा दी है। तो यहां पर हमने डीई को एफ तक बढ़ा दिया। एंड ये देखिए डीई को एफ तक बढ़ा दिया। और क्या कंस्ट्रक्शन है? ज्वाइन सी एफ। और हमने सी से लेके एफ को ज्वाइन कर दिया। ये देखिए इतना कंस्ट्रक्शन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सी से लेकर के एफ को क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। ठीक है। अब बच्चों आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास में। अब यहां से प्रूफ शुरू होता है। इस वाले पार्ट से जो है प्रूफ क्या होता है? शुरू होता है। अच्छा पहले ये जान लीजिए कि हमको करना क्या है बच्चों। पहले ये जान लो हमें करना क्या है। मन की बात, अगर आप बीसी को डीएफ के पैरेलल साबित कर लेंगे, देख लो भाई सुनो, अगर आप बीसी को डीएफ पैरेललोग्राम साबित कर लेंगे, तो इन केस अगर बीसी इक्वल टू डीएफ हो गया, इन केस बीसी किसके इक्वल हो गया? डीएफ के इक्वल होगा। अगर बीसी डीएफ के इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम होने पर बीसी पैरेलल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डीएफ। और डीएफ अगर पैरेलल होगा तो डीई पैरेलल हो जाएगा। एक बात तो ये है मजे की, ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, आपने देखा कि बीसी को आपने डीएफ के पैरेलल कर लिया है और साथ ही साथ इक्वल भी कर लिया है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो बीसी डीएफ के इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो बीसी है वो डीएफ किससे मिलके बना है? डीई प्लस ईएफ। और हमने आपको बताया है कि जो डीई है वो किसके इक्वल है? कंस्ट्रक्शन में ईएफ के इक्वल। जो डीई है वो कंस्ट्रक्शन में किसके इक्वल है? ईएफ के इक्वल। मतलब ये साइड और ये साइड लेंथ वाइज इक्वल हैं। तो जहां डीई है, ईएफ की जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चों? डीई। तो ये क्या हो जाएगा? 2डीई। तो बीसी इक्वल टू 2डीई। तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी का हाफ। तो यही ना प्रूफ करना है हमको। हमको यही तो प्रूफ करना है कि जो डीई है वो बीसी का हाफ है। जो यहाँ पर डीई है वो बीसी का क्या है? हाफ है। ये वाली जो चीज है ये इस वाले की क्या है? हाफ है। तो उसके लिए हमको समझ में आ रहा है कि केवल हमको क्या लाना है? पैरेललोग्राम लेके आना है। तो अब हमारी पूरी मेहनत किस चीज की है? पैरेललोग्राम की है। ठीक ना? हमको पूरा मेहनत अपना पैरेललोग्राम पे लगाना है कि कैसे हम इसको पैरेललोग्राम ले आए। तो बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम का प्रूफ करने के लिए। चलिए पैरेललोग्राम के प्रूफ करने के लिए बच्चों हमारे पास में यहाँ पे दो ट्रायंगल हमको कंसीडर करने हैं। दो ट्रायंगल हमको यहाँ पे लेने हैं। नाउ इन ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है बेटा? सी डी एफ। एंड ट्रायंगल सी ई एफ, सॉरी, एंड ट्रायंगल ए डी ई एंड सी ई एफ। देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल ADE है और एक ट्रायंगल CEF है। मुझे बताइए क्या AE जो है क्या वो CE के इक्वल है कि नहीं है? AE इक्वल टू CE, यस और नो? हाँ, क्यों? क्यों है? क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है। क्या है? E जो है वो मिड पॉइंट दिया है, इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है बेटा? आपस में इक्वल है, राइट? तो बच्चों यहाँ पे E जो है मिड पॉइंट है, उस वजह से AE इक्वल टू CE। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। एंगल AED इक्वल टू एंगल ACEF, है ना? कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और कौन सी साइड इक्वल है? देखो बेटा, DE जो है वो किसके इक्वल है? EF के। DE किसके इक्वल है? EF के।
DE इक्वल टू EF। कहाँ से? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। जितना हमने DE लिया था उतना हमने क्या लिया था? EF लिया था। बोलिए याद है आपको? जितना हमने DE लिया था उतना क्या लिया था? EF लिया था। ठीक है ना? अच्छा, आप लोग को यदि भूल जाता ना बच्चों, तो एक काम किया करो, आप शुरुआत से ही जो चीजें आपके पास है ना उनके नाम दे दिया करो बेटा। ये बोलो ये x था तो ये भी क्या दे दो, इसका नाम x दे दो। बहुत भूलते हो ना, तो इसलिए इसका नाम दे दो, ये बेटा x ले लो। अच्छा, ये y है बेटा, इसका नाम भी क्या ले लो? y। तो ये बेटा सब y ले लो। अच्छा, ये हमने इसके इक्वल माना था, ये z है, तो बोलो ये भी क्या है? z। तो यार इससे सरल क्या बना है बेटा? तो यहाँ पे भी हमने z लिख दिया इक्वल टू z, है ना, इक्वल टू z। और ब्रैकेट में लिख दिया करो से या लेट यानी कि माना। ओके। एंड कहाँ से किसको ज्वाइन किया था? ज्वाइन CF, है ना, ज्वाइन CF। अब देखिए आपके पास में तीन चीजें आ चुकी हैं बच्चों यहाँ पे। एक आपके पास में साइड आ चुकी है, और आपके पास में जो है दो साइड आ चुकी हैं, एक एंगल आ चुका है। तो बताओ, दोनों में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही कि नहीं लग रही है? इन दोनों ट्रायंगल में दिख रही कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही भाई मुझे तो लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। देख लो, साइड एंगल साइड, ये साइड बीच का एंगल, ये वाली साइड, और फिर इसके लिए ये वाली साइड और बीच का एंगल और ये वाली साइड। तो देखो बेटा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बिठा दो। बोलो ए, ट्रायंगल ए, है ना, ED, ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट विद, बोलो बेटा ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन आएगा? C आएगा। कौन आएगा बेटा ए के कोरस्पॉन्डिंग? C आएगा। C आएगा। E के कोरस्पॉन्डिंग कौन आएगा बेटा? E ही आएगा। कौन आएगा E के कोरस्पॉन्डिंग? E ही आएगा, क्योंकि E पर इधर का एंगल और E पर इधर का एंगल दोनों इक्वल है। अच्छा, D के कोरस्पॉन्डिंग कौन आएगा बेटा? F आएगा, है ना। तो ट्रायंगल ये हो गया CEF। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या लगाते हैं? CPCT, है ना। तो CPCT से हमारे पास एक चीज हमको पता चल रही है बेटा, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो बाई CPCT एंगल DAE या एंगल EAD, क्योंकि ये वाला एंगल देखो, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक ना, ये वाला एंगल, और ये किसके इक्वल होगा? इसके। बाई CPCT मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल, देखो यहाँ A एंगल है और यहाँ पर कौन सा एंगल है? C एंगल है। तो ECF, एंगल ECF। अच्छा बच्चों, तुमको ये पता है कि अगर दो एंगल ऐसे टाइप में इक्वल हों, देखो जरा ध्यान देना, अगर दो एंगल ऐसे टाइप में इक्वल हो तो क्या इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना। तो ये हमारे पास में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और साथ ही साथ में ये हमारे पास में क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक और चीज देखो बेटा, यहाँ का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है? AD, और यहाँ का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है बेटा? CF। तो बेटा जो AD होगा, यहाँ पे लिख सकता हूं ऑल्सो, AD जो होगा वो बोलो CF के इक्वल होगा कि नहीं होगा? AD CF के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो बोलो AD की वैल्यू कितनी है? Y। दिख रही तुम्हें? AD की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से? Y। तो CF की वैल्यू भी कितनी होगी? Y होगी। मतलब ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं। तो AD इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? CF आ गया। AD इक्वल टू कितना आ गया? CF आ गया। अब आपको एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचना है। मुझे ये बताओ आप लोग, कि ये बताइए कि जो AD है, AD का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का इक्वल है। तो बताइए कि AD क्या CF के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो लिखेंगे देयर फोर AD इज पैरेलल टू CF। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बन रहे हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पे इक्वल बनते हैं? पैरेलल लाइन के बीच में। किसके बीच में? पैरेलल लाइन के बीच में। तो AD पैरेलल टू CF हो गया, AD पैरेलल टू CF हो गया। अच्छा, AD का टुकड़ा ही क्या है बेटा? DB। और जब AD पैरेलल है और AD का टुकड़ा DB है, सो देयर फोर DB पैरेलल टू क्या? CF। DB भी किसके पैरेलल होगा? CF के। DB भी किसके पैरेलल होगा? CF के। ठीक है ना।
9। इतना नोट करिए आप पहले। चलो देखो बच्चों, अब आपके पास जो एडी है, देखो बाई ए, बाई इक्वेशन ए बेटा आपने एडी किसके इक्वल निकाल लिया है? एडी आपने निकाल लिया है सीएफ के इक्वल। ये देखो ये एडी वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल निकाल लिया आपने बेटा? सीएफ के इक्वल। और एडी वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है? डीबी के इक्वल। एंड एडी इज इक्वल टू डीबी। तो बेटा एडी ही सीएफ के इक्वल है और एडी ही डीबी के इक्वल है। तो बताओ क्या डीबी सीएफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे वैसे भी तो दिख रहा है, ये वाई है तो ये भी क्या है? वाई है। तो हम क्या लिखेंगे? सो डीबी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? सी एफ। तो डीबी किसके इक्वल हो गया है? सी एफ के इक्वल। ठीक है ना? तो डीबी किसके इक्वल हो चुका है? सी एफ के इक्वल। तो अब हमारे पास हम कह सकते हैं, तो देखो ध्यान से आप देख रहे हो कि डीबी जो है, सो डीबी पैरेलल भी है सी एफ के, एंड डीबी जो है वो इक्वल भी है। डीबी पैरेलल भी है और डीबी क्या है? इक्वल भी है। डीबी इक्वल भी है सीएफ के। तो अगर दो साइड पैरेलल हों और इक्वल हों तो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। क्या होता है बनने वाला क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल इज बी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बी सी ई एफ बनेगा ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ, तो ये मैंने क्या साबित कर दिया यहाँ पे कि ये पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाते हैं। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। सो बेटा इसकी एक साइड क्या दिख रही है? बीसी दिख रही कि नहीं दिख रही है? सो बीसी इज पैरेलल टू क्या? बीसी इज पैरेलल टू डीएफ। बीसी इज पैरेलल टू डीएफ। और बेटा डीएफ का ही छोटा सा टुकड़ा कौन सा है? डीई है। डीएफ का छोटा सा टुकड़ा क्या है? डीई। देयरफॉर बीसी इज पैरेलल टू डीई। देखो क्या यही हमको प्रूफ करना था? तो हम क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। चलिए अब दूसरे प्रूफ की तरफ आते हैं। देखो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो BC इज इक्वल टू, BC इज इक्वल टू DE। BC इज इक्वल टू DE। अब ये बताओ मुझे BC, क्या मैं DE को, सॉरी BC इक्वल टू DF लिखना था बेटा, मैंने गलती से DE लिख दिया क्योंकि अपोजिट साइड तो DF है ना, है ना? तो मेरे को यहाँ क्या लिखना है? DF लिखना है। BC इक्वल टू DF। देखो यहां से यहां तक पूरा BC गया है और यहां से यहां तक क्या गया है बेटा? DF गया है। क्या मैं DF को DE प्लस EF लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से देखो मुझे, इधर देखो कि EF की वैल्यू किसके इक्वल है? DE के इक्वल है कि नहीं है? EF की वैल्यू किसके इक्वल है? टी के इक्वल। तो BC इक्वल टू DE प्लस EF की जगह अगेन क्या लिखूंगा? DE। तो BC इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2DE। कितना हो गया? 2DE हो गया। तो DE यहां से कितना हो गया? BC का हाफ। BC बाई 2। क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल हमको यही प्रूफ करना था कि DE इज इक्वल्स टू DE का हाफ। नोट कर लीजिए, है ना? सो BC का हाफ, सॉरी DE इज इक्वल टू BC बाई 2। ठीक है ना? ये हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, लास्ट वाला सेगमेंट एक बार मैं फिर आपको बता दे। तो देखिए एक बार लास्ट वाले सीन को फिर से देखिए आप। आपने यहाँ पे देखिए यहाँ तक, इसको कहाँ तक एक्सटेंड किया था बेटा? F तक, है ना? और इसको इससे मिला दिया था। और मैंने लास्ट में कहा कि पैरेललोग्राम है इसलिए BC किसके इक्वल होगा बेटा? DF के। सो BC इक्वल टू बेटा DF को क्या लिख सकते हो आप? DE और प्लस का कितना? EF। और आपको पता है कि आपने EF कितना लिया था? जितना DE लिया था। तो यहाँ पे EF के प्लेस पे फिर से क्या लिख सकते हो? DE। और यहाँ तो DE था ही। सो BC इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ DE। ट्वाइस ऑफ DE। तो DE कितना हो जाएगा बेटा? BC बाई 2। तो DE कितना हो जाएगा? BC बाई 2। और हमको यही प्रूफ करना था कि ये जो DE लाइन है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है, ये अपने बेस लाइन का क्या होती है? जस्ट हाफ होती है। ओके, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। और ये रहा आपका फुल थ्योरम, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।